Hello everyone, welcome back to our channel PWIT Jam and CSN Net and the उद्गम सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने सेल सिग्नलिंग देखा, सेल बायोलॉजी देखा और आज हम शुरू करने वाले इनहेरिटेंस बायोलॉजी और शुरुआत भी करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इनहेरिटेंस बायोलॉजी दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। सबसे पहले तो पेडिग्री एनालिसिस का जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत टाइमली चेंज हुआ है। पहले जब पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आया करता था वो आपको इनहेरिटेंस पैटर्न भी पूछता था प्लस उसके साथ प्रोबेबिलिटी भी पूछता था। लेकिन देन 2018 के बाद जब चेंज हुआ पैटर्न, कोविड के बाद जब पैटर्न चेंज हुआ तो पेडिग्री आता था, आप इनहेरिटेंस बायोलॉजी इनहेरिटेंस को पहचानो, दैट वाज इट। प्रोबेबिलिटी को अलग कर दिया गया था। लेकिन लास्ट ईयर जो आया 2023 उसमें एक भी पेडिग्री का क्वेश्चन नहीं आया। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट चेंज दिस ईयर क्योंकि हर साल चेंज हो रहा है पैटर्न, तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बहुत टाइम हो गया है क्योंकि पेडिग्री विद प्रोबेबिलिटी नहीं आया, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेडिग्री विद प्रोबेबिलिटी ही आएगा इस साल भी। सो हम दोनों तरीके के क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम सिर्फ इनहेरिटेंस पैटर्न पहचानना है वो भी देखेंगे हम, उसके साथ साथ पेडिग्री विद प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। जो आपने लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो उद्गम सीरीज, जब मेरा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज अबाउट सेल सिग्नलिंग, जहां पर मैंने एंजाइम कपल रिसेप्टर्स को एक्सप्लेन किया था। उससे पहले सेल सिग्नलिंग का पार्ट 1 था जहां पर जीपीसीआरस के बारे में बात की गई थी। Now today we are going to start with inheritance biology and with pedigree analysis along with your PYQs. So let's begin the topic. सबसे पहले what is actually a pedigree? Pedigree का मतलब क्या होता है? Pedigree का मतलब होता है family tree. Pedigree word का मतलब होता है पेडिग्री वर्ड का मतलब होता है फैमिली ट्री। एंड व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? जब एक फैमिली ट्री में आप किसी डिसीज का इनहेरिटेंस पढ़ते हो कि डिसीज किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, दैट इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री इज अ फैमिली ट्री। सो व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस होता है जब हम एक फैमिली ट्री में किसी डिसीज का इनहेरिटेंस पढ़ते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो डिसीज कैसे पास ऑन हो रहा है, दैट इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। स्टडी ऑफ inheritance of a disease from one generation to another। ऑब्वियसली पेडिग्री एनालिसिस के आपको थ्योरी तो नहीं पूछता, आपसे क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है, तो फोकस उस पर रखेंगे रेदर देन ऑन दिस पार्ट। सो पेडिग्री एनालिसिस क्या है? जब आप पढ़ते हो कि एक डिसीज किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन हो रहा है एक फैमिली ट्री में, दैट इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। जब हम डिसीज की बात कर रहे हैं तो डिसीज के कुछ टाइप्स हैं। लेट्स स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ डिसीजेस। सो डिसीजेस जो होते हैं वो सबसे पहले दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल डिसीजेस autosomal diseases, or second type is your sex chromosomal diseases। डिसीजेस दो टाइप के हैं, ऑटोसोमल डिसीजेस और सेक्स क्रोमोसोमल डिसीजेस। नाम से पता चल रहा है अगर डिसीज का जीन ऑटोसोम पर है तो वो ऑटोसोमल डिसीज है। जीन फॉर डिसीज present on an autosome। अगर ऑटोसोम पर प्रेजेंट है डिसीज का जीन देन इट इज ऑटोसोमल डिसीज। एंड सेकेंड, अगर सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है जीन फॉर डिसीज
प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। अगर सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है देन इट इज अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज। ऑटोसोमल डिसीज दो टाइप का है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर डोमिनेंट एलील से एनकोड हो रहा है डिसीज तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कहलाएगा। एनकोडेड बाय डोमिनेंट एलील ऑफ द जीन। अगर जीन के डोमिनेंट एलील से एनकोड होता है डिसीज देन इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। एंड अगर इन केस एनकोडेड बाय रिसेसिव एलील, अगर रिसेसिव एलील से एनकोड हो गया तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। डोमिनेंट और रिसेसिव का रिलेशनशिप आप पढ़ चुके हो। डोमिनेंट एलील जो होता है वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस होता है। सिमिलरली ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज भी अपनी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस होगा। तो ये भी एक्सप्रेस होगा होमोजाइगस as well as heterozygous condition। वहीं पर जब हम रिसेसिव एलील की बात करते हैं, हमारा रिसेसिव एलील सिर्फ और सिर्फ अपनी होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। तो ये वाला डिसीज भी सिर्फ और सिर्फ अपनी होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। दैट इज एक्सप्रेस्ड only in homozygous condition। अगर हम यहां से बात करते हैं ऑटोसोमल डिसीज की, तो एक ऐसा डिसीज जिसका जीन जो है ऑटोसोम पर प्रेजेंट होता है उसे हम ऑटोसोमल डिसीज कहते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव दो टाइप हैं। अगर डोमिनेंट एलील से एनकोड होता है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट कहलाता है। अगर वो रिसेसिव एलील से एनकोड होता है तो ऑटोसोमल रिसेसिव कहलाता है। जहां पर डोमिनेंट एलील अपनी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस होता है, सिमिलरली आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज भी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस होता है। रिसेसिव एलील का जो एक्सप्रेशन है सिर्फ और सिर्फ अपनी होमोजाइगस कंडीशन में होता है। दैट्स व्हाई ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज का भी एक्सप्रेशन जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है। वहीं पर सेक्स क्रोमोसोम पर एनक्लोड होने वाले आपके सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज, सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप का है, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, तो डिसीज भी दो टाइप के हो गए। एक्स लिंक डिसीजेस एंड वाई लिंक्ड डिसीज। अब इसका भी हमें नाम से पता चल रहा है, एक्स लिंक्ड है मतलब इसका जो जीन है वो प्रेजेंट होगा आपके एक्स क्रोमोसोम पर। जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। वहीं पर वाई लिंक्ड है तो जो आपका जीन है वो प्रेजेंट होगा वाई क्रोमोसोम पर। जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। बट इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड, यहां पर हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव भी होते हैं। उससे पहले एक चीज समझो, वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? मेल्स में होता है। दैट्स व्हाई वाई लिंक डिसीज जो होता है उसका एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही होता है। ओनली फाउंड इन मेल्स। सो यहां तक एक बार इस स्लाइड को देख लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा पाए। डिसीजेस जो हैं दो टाइप के हैं,
ऑटोसोमल डिसीजेस, सेक्स क्रोमोसोमल डिसीजेस। अगर ऑटोसोम पर प्रेजेंट है डिसीज का जीन, दैट इज योर ऑटोसोमल डिसीज, और अगर सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज हो गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट एलील से एनकोड हो रहा है, रिसेसिव एलील से एनकोड हो रहा है। डोमिनेंट है तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन दिखाएगा, रिसेसिव है तो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन दिखाएगा। एक्स लिंक्ड डिसीज है, दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, वाई लिंक्ड है, प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, एंड सिंस वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल्स में देखने को मिलता है तो ये जो आपका वाई लिंक डिसीज है उसका एक्सप्रेशन भी सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होता है। कंटिन्यूइंग विद दैट, एक्स लिंक्ड डिसीज जो है दैट कुड बी योर्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट and X-linked recessive। तो X-linked dominant का मतलब encoded by dominant allele, encoded by dominant allele। So एक बार इस चीज को अच्छे से समझ लो, डोमिनेंट एलील से एनकोड होता है। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो डोमिनेंट एलील से अगर एनकोड होता है तो अपनी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन शो करेगा। तो फीमेल्स में एक्सप्रेशन कब होगा? अगर ये कंडीशन हुई, दैट इज दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील है तो भी एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक पर डोमिनेंट एक पर रिसेसिव तो भी एक्सप्रेशन हो जाएगा। वहीं पर मेल्स में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है तो एक पर आते ही एक्सप्रेशन हो जाएगा। वहीं पर रिसेसिव की बात करें तो एनकोडेड बाय रिसेसिव एलील, तो रिसेसिव एलील है तो एक्सप्रेशन कब होगा? होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो फीमेल में एक्सप्रेशन कब शो करेगा? फीमेल में एक्सप्रेशन शो करेगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील होगा। वहीं पर मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम तो एक पर एक्सप्रेशन आते ही हो जाएगा। सो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपके एक्स लिंक्ड वाले डिसीजेस होते हैं उनका जो एक्सप्रेशन है वो मेल्स में थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे आते ही एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। सो ध्यान से देख लो एक बार, एक्स लिंक डोमिनेंट जो है वो अपनी डोमिनेंट एलील से एनकोड होने वाला, तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन शो करता है, मेल्स में एक कंडीशंस पर है। एक्स लिंक रिसेसिव एनकोडेड बाय रिसेसिव एलील, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन शो करेगा। वहीं पर मेल्स के केस में एक एक्स क्रोमोसोम है तो एक पे आते ही एक्सप्रेशन हो जाएगा। बट ये आप जनरली सिंबल जब हमें पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाना शुरू करते हैं तो सिंबल्स भी पढ़ाते हैं, तो ये आप लोगों को पता होंगे। एंड फॉर योर रेफरेंस 2 मिनट का पॉज करके सारे एक बार सिंबल्स रिवाइज भी कर सकते हो। सो क्या आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं? अब बात आती है, मेन मुद्दा ये है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व होता कैसे है? क्वेश्चन सॉल्व होगा ट्रिक्स से। तो पहले हम ट्रिक समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जहां पर आप देखोगे कि एक्चुअली आपको ट्रिक्स को अप्लाई करना कैसे होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूं ऑटोसोमल डोमिनेंट से। तो ऑटोसोमल को पहचानने के लिए कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो जर्नली ऑटोसोमल डोमिनेंट कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता। किसी भी एक जनरेशन में जनरली ये देखा जाता है, अगर फॉर एग्जांपल एक जनरेशन में ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर डिसीज आ गया है तो वो उसके बाद वाली हर जनरेशन में एक्सप्रेशन शो करेगा ही करेगा, हर जनरेशन में आएगा, जर्नली देखा जाता है। तो ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को बहुत बार कि आपने तो कहा था कि जो आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है वो कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता। जनरली स्किप नहीं करता है, मेजर पोर्शन में स्किप नहीं करता, लेकिन कभी कभी कर भी देता है। तो हम हमेशा यही लिखते हैं, जर्नली डू नॉट skip
जनरेशन, दैट इज देखा गया है अगर फॉर एग्जांपल किसी भी एक जनरेशन में अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज का एक्सप्रेशन शुरू होता है तो उसके बाद की हर एक जनरेशन में उसका एक्सप्रेशन आता है, जनरली मेजर पार्ट्स में देखा गया। उसके बाद सेकेंड ट्रिक ये होती है कि इस केस में अफेक्टेड पेरेंट्स के पास अनअफेक्टेड चाइल्ड भी हो सकता है। ये देखा गया है इस केस में अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो उनका बच्चा जो होगा वो अनअफेक्टेड हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, ध्यान से देखोगे, अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो हिट्रोजाइगस हो, अगर दोनों पेरेंट्स हिट्रोजाइगस रहे हैं तो पेरेंट्स के पास तो डोमिनेंट था, पेरेंट्स के पास डोमिनेंट एलील था, मतलब ये वाला पेरेंट भी डिसीज्ड रहा क्योंकि इनके पास डोमिनेंट एलील था और ये पेरेंट भी डिसीज रहा। लेकिन जब इनकी प्रोजेनी को एनालाइज करें, अगर हम की प्रोजेनी को एनालाइज करेंगे तो हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। तो भाई जहां जहां पर डोमिनेंट है वहां पर डिसीज कंडीशन आ गई, बट एक ऐसी कंडीशन भी आई जहां पर दोनों के दोनों जो एलील्स थे वो रिसेसिव हो गए एंड हेंस द चाइल्ड विल बी अनअफेक्टेड। तो ये आप पहचान सकते हो, अगर पेरेंट्स अफेक्टेड रहे और बच्चा अनअफेक्टेड हो रहा है तो वहां पर सबसे पहले तो हमेशा याद रखोगे कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है, और ये कंडीशन तब पॉसिबल होती है जब दोनों पेरेंट्स जो है वो आपके हिट्रोजाइगस रहे। तो आपको इन जीनोटाइप्स पहचानने में आसानी हो जाएगी कि दोनों पेरेंट्स हिट्रोजाइगस हैं तो उनके पास एक पॉसिबिलिटी है कि अफेक्टेड होने के बावजूद अनअफेक्टेड चाइल्ड को बर्थ दे सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज जो हमें हमेशा याद रखनी होती है, इन एनी केस अगर एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है तो इन एनी केस अगर बच्चा अफेक्टेड है तो 100% एक ना एक पेरेंट तो अफेक्टेड होगा ही होगा। दैट इज if child is affected, 100% one of the parent is affected। क्यों? देखो, हम जब भी समझे अगर बच्चा अफेक्टेड है, वन सेकेंड, अगर बच्चा अफेक्टेड है दैट मीन्स बच्चे का जीनोटाइप या तो होमोजाइगस है या हिट्रोजाइगस है। यही कंडीशन है, या तो होमोजाइगस होगा या बच्चा हिट्रोजाइगस होगा। चाइल्ड अफेक्टेड है तो या तो होमोजाइगस होगा या हिट्रोजाइगस होगा। अब अगर हम एलील की बात करें तो एक एलील हमें हमारी मदर से मिलता है, एक एलील हमें फादर से मिलता है। तो इस कंडीशन को अगर आप देखोगे तो ये इसको इसके फादर से मिला, ये इसको इसकी मदर से मिला। सिमिलरली ये वाला जो है इसको फादर से मिल सकता है या मदर से मिल सकता है, एंड ये भी इसको फादर से मिल सकता है या मदर से मिल सकता है। इस कंडीशन में अगर इस फादर के पास डोमिनेंट एलील गया मतलब फादर अफेक्टेड है, अगर मदर के पास डोमिनेंट एलील था मदर अफेक्टेड थी। इस केस में जिससे भी आया है ये डोमिनेंट एलील, फादर से आया मदर से आया, वी डोंट नो, जिससे भी आया फादर से आया मदर से आया, दैट मीन्स डोमिनेंट एलील है तो एक्सप्रेशन तो करके आया ही आया है। वहीं पर रिसेसिव है तो दैट इज फादर से आया मदर से आया, तो वहां पर हमें जीनोटाइप नहीं पता तो हम कंडीशन नहीं लगा सकते। सो हम तीनों कंडीशंस को कैसे याद रखते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर ट्रेट कभी भी होता है तो उस केस में जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरेशन स्किप नहीं होती है। दूसरा, अफेक्टेड पेरेंट्स की अनअफेक्टेड चाइल्ड भी हो सकता है। हिट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं, अफेक्टेड होंगे दोनों क्योंकि डोमिनेंट एलील से हैं, तो एज अ रिजल्ट इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बनता है जहां पर दोनों के दोनों रिसेसिव एलील आ रहे हैं। दोनों रिसेसिव एलील आते ही डोमिनेंट का एक्सप्रेशन रोकते हुए अनअफेक्टेड चाइल्ड बर्थ हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट, अगर इन एनी केस डिसीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है और चाइल्ड अफेक्टेड है तो दोनों में से एक ना एक पेरेंट जो अफेक्टेड है, क्योंकि अगर बच्चा अफेक्टेड है तो या तो वो होमोजाइगस कंडीशन का अफेक्टेड है या वो हिट्रोजाइगस का है। अगर होमोजाइगस का है तो उसने एक डोमिनेंट एलील अपनी मदर से लिया, एक फादर से लिया, इररिस्पेक्टिव फादर और मदर का क्या जीनोटाइप रहा है, उनके पास डोमिनेंट एलील था तो डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन होता ही होता है, एक्सप्रेशन होते ही पेरेंट इफेक्टेड हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई
दिस चेंज इज पॉसिबल। ये चीजें हो गई। इट्स नॉट अबाउट थ्योरी, क्योंकि अभी धीरे धीरे एक बार पढ़ोगे, जब एप्लीकेशन पढ़ाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो एक बार इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में सेटल डाउन कर लो, तब जाके क्वेश्चन के टाइम पे आपको परेशानी ना हो। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल केसेस में स्किप ऑफ जनरेशन हो सकता है। यहां पर स्किप ऑफ जनरेशन हो सकता है, एंड यहां पर उससे उल्टा होता है। यहां पर इससे उल्टा होगा। वहां पर क्या था कि पेरेंट अफेक्टेड है तो चाइल्ड अनअफेक्टेड हो सकता है, लेकिन यहां पर अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड आ सकता है। अनअफेक्टेड पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड। कैसे? सिमिलर सिचुएशन, दोनों पेरेंट्स को रखो हेट्रोजाइगस, दोनों पेरेंट्स को रखो हेट्रोजाइगस, दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं, तो मतलब इनके पास रिसेसिव एलील है, लेकिन रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन होता है होमोजाइगस कंडीशन में। तो दोनों पेरेंट रहे अनअफेक्टेड। अब अगर हम इनका क्रॉस देखें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर दोनों के दोनों रिसेसिव एलील बन रहे हैं। जैसे ही दोनों रिसेसिव एलील बने, डिसीज कौन सा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, चाइल्ड अफेक्टेड। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट से उल्टा हो जाता है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव, दैट इज अनअफेक्टेड पेरेंट है, अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड आ सकता है। सो ये है आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे आपके एक्स लिंक्ड, जहां पर हम देखेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सो लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट। हमें नेक्स्ट पढ़ना है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो उसी चीज को एक बार रिपीट कर देती हूं। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो फीमेल्स में एक्सप्रेशन कब देगा? होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन दे देगा। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन दे देगा। वहीं पर मेल्स के केस में एक ही चीज पॉसिबल है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है, तो जैसे ही एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट एलील आता है, एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। यहां पर कंडीशंस क्या है? यहां पर कंडीशन ये है कि कहीं पर भी अगर सन इफेक्टेड है तो मदर डेफिनेटली अफेक्टेड होगी। अगर आपको कहीं पर भी दिखे सन अफेक्टेड, तो मदर 100% अफेक्टेड होती है। अब ऐसा क्यों? अगर सन अफेक्टेड है दैट मीन्स उसका जीनोटाइप क्या रहेगा? एक्स डोमिनेंट एलील वाई। अब हर एक सन को अपना एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो अपनी मदर से मिलता है, एंड जो वाई क्रोमोसोम है वी नो दैट कम्स फ्रॉम आवर फादर। अगर मदर के पास डोमिनेंट एलील आ गया, अगर मदर के पास डोमिनेंट एलील था, इर्रिस्पेक्टिव मदर के पास होमोजाइगस कंडीशन में था या मदर के पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में था, एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा। हेंस द मदर विल बी अफेक्टेड, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है। ये एक चीज हो गई आइडेंटिफाई करने की। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इन केस फादर अफेक्टेड होते हैं, अगर इन केस फादर अफेक्टेड होते हैं,
तो उनकी सभी डॉटर्स अफेक्ट होती हैं। अब ये क्यों? फादर अफेक्टेड है मतलब फादर का जीनोटाइप क्या रहेगा? सेम, डोमिनेंट एंड वाई। अब फादर अपना एक्स क्रोमोसोम किसको देता है? अपनी डॉटर्स को देते हैं। एंड डॉटर के पास जैसे ही डोमिनेंट एलील गया उसका एक्सप्रेशन होगा, चाहे उसको मदर से 1 सेकेंड, अब उसको मदर से डोमिनेंट एलील मिले या रिसेसिव एलील मिले, बट उसको फादर से तो मिल गया ना डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील अगर उसको फादर से मिल गया, दैट मीन्स द डॉटर विल बी अफेक्टेड। तो ये डोमिनेंट के पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट, अगर हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन होगा। मेल्स के केस में एक ही पॉसिबल है, एक्स क्रोमोसोम एक है तो एक ही पॉसिबल जीनोटाइप है। फीमेल्स के केस में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। सन अफेक्टेड है तो मदर 100% अफेक्टेड रहेगी, क्योंकि सन को अपना जो एक्स क्रोमोसोम है मदर से मिलता है। और डोमिनेंट एलील है तो जैसे ही एलील जाएगा, दूसरा एलील डोमिनेंट हो रिसेसिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन तो करेगा ही करेगा। वहीं पर अगर फादर अफेक्टेड है तो सभी की सभी डॉटर अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि फादर अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी डॉटर्स को देते हैं। अब वो मदर से कोई सा भी एक्स क्रोमोसोम ले, डोमिनेंट वाला ले रिसेसिव ले, एक्सप्रेशन तो करेगा ही करेगा। एज अ रिजल्ट डॉटर विल बी अफेक्टेड। लास्ट, दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव की कंडीशन फीमेल्स में क्या होगी? एक्स लिंक हमेशा, एक्स लिंक की बात करोगे या फिर आप सिंपल अगर आप रिसेसिव की भी बात कर रहे हो तो रिसेसिव का एक्सप्रेशन हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होता है। तो ये हो गया मेल्स फीमेल्स के केस में, एंड मेल्स के केस में इट वुड बी एक ही जीन पे आते ही, एक ही एक्स क्रोमोसोम पे आते ही एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है पहचानने की, बस हमें ये पता चल जाता है कि ये वाला जो डिसीज है मेल्स को ज्यादा इफेक्ट करता है एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये जो है मेल्स को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसका कोई यूज नहीं होता कि कोई हेल्प कर दे हमारा पेडिग्री को ट्रिक बनाने में, कोई यूज नहीं होता। इसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये तो हो गई ट्रिक्स की। तो मैं सबको सजेस्ट ये करूंगी कि यहाँ पर वीडियो पॉज करके एक बार सारी ट्रिक्स को अच्छे से एक बार देख लेना, कौन कौन से पॉइंटर्स बताए गए हैं उन सभी पॉइंटर्स को एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद, क्योंकि अब हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना, क्योंकि एक बार सुनना और एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी तो आपने सिर्फ एक बार सुना है, एक बार रिवाइज करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सबसे पहले स्टेप में आप लगाओगे ट्रिक जो आपको बताई गई है, एंड सेकेंड स्टेप में आप जीनोटाइप लगाओगे। पहले आप ट्रिक से आइडेंटिफाई करोगे, एलिमिनेशन कर दोगे, उसके बाद आप सेकंड में जीनोटाइप लगाओगे और फिर उसको शुरू करोगे। सो सबके लिए सजेशन ये है कि जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ रहा है अपनी वीडियो को पॉज करो, खुद करो क्वेश्चन को, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और प्रैक्टिस के लिए इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगी। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एडिशनल क्वेश्चंस आपको इसी क्लास नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। सो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरीके का पेडिग्री है सबके लिए। सिर्फ सिंपल सी चीज, पॉज द वीडियो, डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन यू कैन स्टार्ट। सो शुरुआत करते हैं। वाई लिंक्ड, मैं एक बार एलिमिनेशन पहले शुरू से एक बार रिवाइज हो जाएगा तो वो बता देती हूँ। वाई लिंक की बात करो तो यहाँ पर वाई लिंक सिर्फ और सिर्फ मेल्स को अफेक्ट करता है, यहाँ पर फीमेल पर भी इफेक्ट है। दैट मीन्स वाई लिंक तो हो ही नहीं सकता। एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब क्या है? अगर आपका सन अफेक्ट होता है, सन अफेक्टेड है, सन अफेक्ट होने का मतलब ये है कि मदर को अफेक्ट होना जरूरी है, बट द मदर इज नॉट अफेक्टेड, ये भी नहीं हो सकता।
एक्स लिंक रिसेसिव तो हम कोई ट्रिकी नहीं है, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट को एक बार चेक कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास ट्रिक से है। सो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो ऑटोसोमल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जर्नली स्किप ऑफ जनरेशन नहीं होता। तो पहला पॉइंट देखें तो स्किप ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा, सो मान सकते हैं। उसके बाद और आपने क्या देखा था कि अफेक्टेड पेरेंट्स हो सकते हैं बट अनअफेक्टेड चाइल्ड होता है। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं बट द चाइल्ड इज नॉट अफेक्टेड, हेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट एक हमारा तरीका हो सकता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हमने सोच लिया कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। अब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट को बाय द जीनोटाइप्स चेक करेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट है पर एक परेशानी ये होती है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, और हम पहचान नहीं सकते कि होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो जब आप ऑटोसोमल डोमिनेंट के जीनोटाइप की तरफ बढ़ते हो तो पहले अनअफेक्टेड पर जाना। डेफिनेटली अनअफेक्टेड वाले जो हैं उनके पास सारे रिसेसिव एलील रहे हैं, तभी उनमें डिसीज नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट एलील आता तो वो इफेक्टेड हो जाते ना। अनअफेक्टेड का मतलब इनके पास सारे के सारे रिसेसिव एलील्स हैं। रिसेसिव एलील्स को मार्क करो, सभी के सभी रिसेसिव एलील्स को जब मार्क कर लिया तो अब देखो दोनों में रिसेसिव एलील आ रहा है, तो आपको सबसे पहले ये पता था कि अफेक्टेड पेरेंट का अनअफेक्टेड चाइल्ड जो होता है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है। मतलब ये वाला पेरेंट तो हमारा हेटेरोजाइगस रहा है, ये दोनों पेरेंट्स हमारे हेटेरोजाइगस हैं। अगर मैं ये कहूं हेटेरोजाइगस हैं, दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हैं, और यहां पर ये वाली जो मदर है ये आपकी होमोजाइगस रिसेसिव है, और इनको कैसे चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब यहां से हमें एक चाहिए कैपिटल आर। अब कैपिटल आर जो है वो हमारा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर से भी आ सकता है। इस वाली मदर ने रिसेसिव एलील दे दिए दोनों, मतलब इस वाले फादर को डोमिनेंट एलील देने थे। डोमिनेंट एलील वो अपने होमोजाइगस कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में दे सकते हैं, और हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि पेरेंट अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, हमारी कंडीशन से फादर अफेक्टेड होते हैं। यहां पर सेकेंड कंडीशन जो है वो ये है, जहां हमने रिसेसिव ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं। सो रिसेसिव मदर हो चुकी हैं और जहां पर भी बच्चा जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। अब हमें ये पता है इसको एक रिसेसिव एलील इसकी मदर से मिला है, ये वाला इसको इसके फादर से मिला है, मतलब फादर के पास रिसेसिव एलील है। तो अगर मैं फादर को हेटेरोजाइगस बनाऊं, अगर मैं फादर को हेटेरोजाइगस बनाती हूं तो आप क्रॉस करके भी चेक कर सकते हो इस चीज को। कैपिटल आर स्मॉल आर, मैं इस वाले जीनोटाइप को यहां चेक कर रही हूं, इनटू स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो मेरे पास दोनों कॉम्बिनेशन है, ये डिसीज्ड वाले कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं और अनअफेक्टेड वाले कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं। तो मुझे अपने रिजल्ट में डिसीज्ड भी दिख रहा है और अनअफेक्टेड भी दिख रहा है, मींस मेरा जीनोटाइप सेटिस्फाई कर रहा है। सो मेरे सारे जीनोटाइप सेटिस्फाई हो गए, सो आई एम सॉर्टेड, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सो हेंस द आंसर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब जिसने भी जो क्वेश्चन जहां पर भी किया ये वाला क्वेश्चन, उसमें वहां नीचे मार्क कर लो कि जब भी आप ऑटोसोमल डोमिनेंट को शुरू करते हो, ऑटोसोमल डोमिनेंट के जीनोटाइप को शुरू करते हो, सबसे पहले हमेशा अनअफेक्टेड इंडिविजुअल को होमोजाइगस रिसेसिव मार्क करोगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक्सप्रेशन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में होता है। अब ये अगर अनअफेक्टेड थे, इसका सीधा सा मतलब है इनके पास डोमिनेंट एलील नहीं था, ना होमोजाइगस कंडीशन में ना हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ऑप्शन सिर्फ एज बताता है ये होमोजाइगस रिसेसिव पर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को अफेक्ट नहीं हुआ। सबसे पहले हमेशा ऑटोसोमल डोमिनेंट का जब जीनोटाइप चेक करते हो, सबसे पहले अनअफेक्टेड पर जाओ, सारे के सारे अनअफेक्टेड वालों को होमोजाइगस रिसेसिव में डालो और फिर जीनोटाइप की तरफ बढ़ते जाओ। पेडिग्री एनालिसिस का जीनोटाइप उसी को समझ में आएगा जिसको मेंडेलियन क्लियर है। अगर आपको मेंडेलियन क्लियर नहीं है तो आपको पेडिग्री एनालिसिस नहीं आएगा, आपको जीनोटाइप निकालना नहीं आएगा। सो सजेशन मेंडेलियन पहले पढ़ना। आई थिंक इसके बाद वाला लेक्चर मैंने मेंडेलियन रखा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। सो मेंडेलियन पहले पढ़ना होगा, फिर पेडिग्री समझ में आएगा, तो बेटर मेंडेलियन पहले पढ़ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्स लिंक रिसेसिव को देखते हैं तो हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो एक्स लिंक रिसेसिव को चेक कर लेते हैं। एक्स लिंक रिसेसिव है, मदर अनअफेक्टेड है,
मदर अनअफेक्टेड है, मतलब मदर के पास अनअफेक्टेड है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, हमें रिसेसिव लिखने की जरूरत नहीं है। फादर अफेक्टेड है, रिसेसिव से अफेक्टेड है, ठीक है। अगर फादर अफेक्टेड है वो भी एक्स लिंक रिसेसिव से, तो आगे क्या बनेगा? तो अगर हम चेक करें, चलो पहले उसी को ट्राई करो, एक बार दोबारा से पेडिग्री बनाना पड़ेगा वरना कंफ्यूजन में ही हो जाएगा सब कुछ। एक बार दोबारा बना लेते हैं इसको। चलो, एक्स लिंक रिसेसिव है, सो एक्स लिंक रिसेसिव वालों को ही बना लेते हैं पहले एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव। अब इस चीज को यहां पर देखो, ये एक्स लिंक रिसेसिव है, मदर के पास दोनों के दोनों रिसेसिव एलील है, मदर के पास ऑप्शन ही नहीं है, ये अपने रिसेसिव एलील ही देगी। फादर के पास एक्स क्रोमोसोम पे, फादर भी अफेक्टेड है, फादर के पास एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील है, दोनों फादर और मदर आपके रिसेसिव एलील दे रहे हैं, मतलब इनके सारे बच्चे अफेक्ट होने चाहिए, बट बच्चे तो अफेक्ट हो ही नहीं रहे, दैट मीन्स ये एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं है। अगर मैं इसको इलेबोरेट करके इसलिए समझा रही हूं, अगर आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट पे खत्म किया था तो भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ रहा है ताकि आप बाद वाले क्वेश्चंस में जब आप एक्स लिंक डोमिनेंट एक्स लिंक रिसेसिव देखोगे तो आप कंफ्यूज ना हो। तो सीधे समझ में आ रहा है, ये मदर अफेक्टेड है एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट से, दोनों के दोनों रिसेसिव एलील कैरी कर रही है एक्स क्रोमोसोम पे, फादर भी अफेक्टेड है एक्स लिंक रिसेसिव से, तो फादर के एक्स क्रोमोसोम पर भी एक्स लिंक रिसेसिव है। इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, इनका एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव एलील का है, इनका भी एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव एलील का है, तो जब कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो इनकी डॉटर के पास दोनों के दोनों रिसेसिव एलील आ रहे हैं एक्स क्रोमोसोम पे, तो डॉटर अफेक्ट होनी चाहिए, बट हमारी पेडिग्री इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, हेंस एक्स लिंक रिसेसिव नहीं हो सकता। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। शांति बख्श तरीके से करेंगे तो समझ में आएगा, अगर हड़बड़ाहट में पेडिग्री करेंगे तो कभी समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहां पर है ट्रेट अबव शोन, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, सबसे आसान जो हमारे लिए है वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड होता तो डॉटर अफेक्ट नहीं होती, डॉटर तो अफेक्टेड है, तो वाई लिंक्ड तो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एक्स लिंक रिसेसिव एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक्स लिंक डोमिनेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका है सन अफेक्टेड तो मदर अफेक्टेड, सन अफेक्टेड है बट मदर अफेक्टेड नहीं है, सन अफेक्टेड है मदर अफेक्टेड नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया। अब हम कंफ्यूज हो गए, एक्स लिंक रिसेसिव देखेंगे और एक्स ऑटोसोमल रिसेसिव देखेंगे। एक्स लिंक रिसेसिव देख लेते हैं, आसान है। एक्स लिंक रिसेसिव, अगर फादर एक्स लिंक रिसेसिव से अफेक्टेड है तो इनके पास रिसेसिव एलील है ऑन द योर एक्स क्रोमोसोम, सारे वाले लिखो। सबसे आसान, फादर अपने सन को हमेशा वाई क्रोमोसोम देता है, ठीक है, फादर अपने सन को वाई क्रोमोसोम देते हैं, सो हम उसी कंडीशन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो, सो वी हैव दिस, चलो अब मैच करके देखते हैं। यहां पर एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोम, एक्स क्रोमोसोम इनको मदर से मिलता है, चलो मदर जो है वो अनअफेक्टेड है तो मदर का जीनोटाइप ये लिख लो, ठीक है, मदर ने अपना ये वाला एलील दिया, फादर ने इनको, ठीक है, और यहां पर अगर हम लिखें तो यहां पर ये अफेक्टेड नहीं है तो ये भी कैरियर हो सकती हैं और ये भी
कैरियर होंगे, नॉर्मल रहे होंगे, क्योंकि अगर अफेक्टेड नहीं है एक्स लिंक रिसेसिव से। बट अगर हम कंडीशन को देखें तो यहां पर सभी बच्चे अफेक्टेड हैं, तो ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं हो सकता। हम चेक करेंगे अपना, एक्स लिंक रिसेसिव नहीं हो सकता। अब हम इसको चेक करते हैं आपके पहले ऑटोसोमल रिसेसिव से। सो हमेशा याद रखना जो यहां पर हो रहा है, पहले ऑटोसोमल ट्रेट्स को जल्दी चेक करना, क्योंकि ऑटोसोमल को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान होता है एक्स लिंक से। तो पहले एक्स लिंक रिसेसिव को छोड़ के ऑटोसोमल पर चलना। ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, होमोजाइगस कंडीशन का एक्सप्रेशन। और हमें एक चीज और भी दिख रही है ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में, पेरेंट्स जो हैं वो अनअफेक्टेड हैं बट चाइल्ड अफेक्टेड है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन लिख दूं, हेटेरोजाइगस की कंडीशन, यहां से दोनों कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो फादर जो है वो इस तरीके के होंगे। कैसे पॉसिबल, मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि अगर मैं इसको क्रॉस कर रही हूं, ध्यान से देखना, तो मैं ये कंडीशन भी समझा देती हूं। अगर मैं इसको हेटेरोजाइगस रख रही हूं तो मेरे पास अफेक्टेड और अनअफेक्टेड दोनों कंडीशंस आ रही हैं, और मुझे अपनी पेडिग्री में अफेक्टेड और अनअफेक्टेड दोनों कंडीशन दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको होमोजाइगस रखती, क्योंकि आप सोच सकते हो ना कि मैम ये अनअफेक्टेड था, आप इसको होमोजाइगस रख लो। अगर मैं इसको होमोजाइगस रखती और इसको स्मॉल आर से करती तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशन आती, दैट इज अनअफेक्टेड, क्योंकि डिसीज जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये अनअफेक्टेड कंडीशन है। बट मेरे पास अपनी पेडिग्री में अफेक्टेड अनअफेक्टेड दोनों कंडीशंस हैं, इसलिए मुझे इसको हेटेरोजाइगस रखना पड़ा, ताकि मेरा जो आंसर है वो दोनों तरीके से आए। इस तरीके से भी आपको समझ में आना चाहिए कि आपको पेडिग्री में ये समझ में आना चाहिए कि इस वाली जनरेशन में मुझे अफेक्टेड और अनअफेक्टेड दोनों दिख रहे हैं। तो जब मैं यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करूं, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, जब मैं ऑप्शन रख रही हूं तो मैं इस तरीके का ऑप्शन रखूं कि मेरे अफेक्टेड और अनअफेक्टेड दोनों आए, सिर्फ और सिर्फ मेरा अफेक्टेड ना आए। क्योंकि अगर मैं यहां पर होमोजाइगस रखती, दोबारा बता देती हूं, होमोजाइगस रखती तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये आता, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो आपकी अनअफेक्टेड की कंडीशन है, बट पेडिग्री में सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दैट मीन्स दिस इज हेटेरोजाइगस। So the correct answer is autosomal recessive trait. Moving to next question. The inheritance of a given disorder is recorded in 3 small families based on the above limited information. Which of the following pattern explains the observation? Unaffected parent, affected child. Unaffected parent, affected child, autosomal recessive. ठीक है जी, हमारी फर्स्ट कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। सेकेंड, अगर हम इसको देखें, हमने क्या सिलेक्ट किया, ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब ये हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर मैं इसको हेटेरोजाइगस रखती हूँ तो मेरा अफेक्टेड और अनअफेक्टेड, अफेक्टेड अनअफेक्टेड दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव आइडेंटिफाई हो रहा है। यहां पर अगर मैं देखूं, इसको अगर मैं इस तरीके का रखती हूँ, इसको मैं, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है तो मैंने दोनों रिसेसिव रखा, होमोजाइगस कंडीशन रखी। अगर मैं इसको होमोजाइगस डोमिनेंट रखती हूँ तो मेरे दोनों के दोनों जो चाइल्ड होंगे वो इस तरीके के होंगे, दोनों के दोनों अनअफेक्टेड, क्योंकि द फिनोटाइप इज योर अनअफेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑटोसोमल रिसेसिव। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते ही द क्वेश्चन इज ऑटोसोमल रिसेसिव। जितने अच्छे से ट्रिक्स को मास्टर करोगे उतना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the following pedigree shows the inheritance pattern of a trait from the following. किसका inheritance pattern है? Pedigree analysis. From the following select the possible mode of inheritance and the probability that the daughter is in generation 3. तो इसमें generation first ये है, second generation हमारी ये है, and third generation जो है वो नीचे वाली है। जनरेशन 3 विल शो द ट्रेट। कौन सा ट्रेट है? पहले तो ट्रेट आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस भी दो हैं, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। आइडेंटिफाई करने का तरीका किसको आसान है? ऑटोसोमल रिसेसिव को ढूंढना आसान होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव पर चलो कि ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर आपके अफेक्टेड और अनअफेक्टेड दोनों दिख रहे हैं तो पेरेंट शुड बी योर हेटेरोजाइगस, ठीक है। उसके बाद यहां पर अफेक्टेड अनअफेक्टेड, पेरेंट शुड बी हेटेरोजाइगस। यहां पर आपका इसकी कंडीशन पूछिए कि इसको अफेक्ट होना चाहिए कौन से वाले डिसीज से? ऑटोसोमल रिसेसिव से। ये, और अगर ये कंडीशन लानी है तो यहां पर हम इसको
हेट्रोजाइगस ही रख सकते हैं। अब अगर हम एक्स लिंक को चेक करते हैं, ये एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना यहीं पर ताकि कंफ्यूजन ना हो, या लिख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहीं पर ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है, एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव का मतलब एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव को अगर चेक कर रहे हो और ये नॉर्मल पेरेंट है, तो आगे की फिनोटाइप्स अगर हम बनाते हैं तो ये डॉटर है, इन्होंने ये नॉर्मल वाला अपने फादर से लिया और ये मदर से लिया, ये इनके बच्चे हैं। अब यहां पर कंडीशन में आता है क्लैश। ये मदर है जो कि अफेक्टेड है एक्स लिंक रिसेसिव से, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके सभी गेटमीट्स जो है वो एक्स आर के होंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दैट मीन्स इनके सन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एक्स आर ही लेगा और अपने फादर से वो वाई क्रोमोसोम लेगा। तो मेरे अगर एक्स लिंक रिसेसिव का ट्रेट है तो इस वाले चाइल्ड को अफेक्टेड होना चाहिए था। अगर मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव मान के अपना जीनोटाइप बनाती तो इस वाले चाइल्ड को तो अफेक्टेड होना चाहिए था, बट ये नहीं है। दैट मीन्स मेरी एक्स लिंक रिसेसिव की कंडीशन इस पेडिग्री पर अप्लाई नहीं होती, हेंस द जीनोटाइप विल नॉट मैच। अब बट मुझे क्वेश्चन ने पूछा कि वो कौन सा ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव तक मैं पहुंच गई, अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी। कौन सा ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। दोबारा से लिख दो सारे जीनोटाइप, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिए वेरी गुड, वहीं से देख के लिख लो, और जिन्होंने नहीं लिए वो मैं लिख ही रही हूं तो यहां से देख लेना। नाउ ये बच्चा किससे अफेक्टेड है, ये डॉटर किससे अफेक्टेड है, एक्स लिंक रिसेसिव से। इसके पास दोनों रिसेसिव एलील होने चाहिए, इसके फादर के पास तो ठीक है दोनों के दोनों रिसेसिव एलील हैं तो ये अपने रिसेसिव एलील दे देगा। दूसरा ऑप्शन, मदर से भी इसको रिसेसिव ही चाहिए, तो मदर के पास होना भी तो चाहिए। मदर के पास रिसेसिव एलील है, मदर अफेक्टेड नहीं है, मतलब कौन सी कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। सो अब हमें चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्रॉस करेंगे इन वाले पेरेंट्स को, इन वाले पेरेंट्स को, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डॉटर जो है वो अफेक्टेड होगी, दैट इज क्रॉस में देखोगे दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। So the correct answer is option number C. So एक बार अच्छे से देख लो क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ट्रेट्स शोज द इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस है, अफेक्टेड पेरेंट, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को देखो। अफेक्टेड पेरेंट, अनअफेक्टेड चाइल्ड, अफेक्टेड पेरेंट, अनअफेक्टेड चाइल्ड, ऑटोसोमल डोमिनेंट, मानते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट है जी, ठीक है। उसके आगे क्या ऑप्शन है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में, एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में अगर सन अफेक्ट होता है तो मदर अफेक्टेड है। सिमिलरली अगर मदर अफेक्टेड है तो सन को भी अफेक्ट होना चाहिए था, नहीं है अफेक्टेड, दैट मीन्स ये कंडीशन भी नहीं जाती। सेक्स लिमिटेड तो है ही नहीं, दोनों सेक्सेस में एक्सप्रेशन हो रहा है। सो उसके बाद बचता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक बार जीनोटाइप्स देख लेते हैं, दोनों डोमिनेंट है दोनों में, और ये क्या है, बच्चे अनअफेक्टेड है, तो हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस हैं दोनों, यहां पर भी पता चल गया। यहां से अगर इस वाले बच्चे को डोमिनेंट एलील चाहिए तो इसके फादर के पास डोमिनेंट एलील होना भी तो चाहिए ना, तो ये हेट्रोजाइगस हो गए एंड दिस सेटिस्फाई योर कंडीशन। इस चीज को याद रखो, जिसने ये बात सेटल डाउन कर ली अपने दिमाग में कि एक एलील मदर से आता है, एक एलील फादर से आता है, तो अगर आपको पहचानना आ गया, अच्छा इस मदर के पास, जैसे यहाँ पर आपने पहचाना इन मदर के पास दोनों के दोनों रिसेसिव एलील हैं, तो ये अपना रिसेसिव एलील दे देगी,
और डिसीज कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब इसके पास दोनों के दोनों रिसेसिव होने चाहिए, मतलब इसके फादर के पास भी रिसेसिव एलील रहा है, क्योंकि एक एलील मदर से एक एलील फादर से, मदर वाला तो सेटिस्फाई हो गया, मदर के पास ऑप्शन ही नहीं है, रिसेसिव एलील देगी ही देगी। अगर इसको डिसीज बनना है तो इसको फादर से भी रिसेसिव चाहिए, फादर के पास रिसेसिव है और फादर भी है अफेक्टेड भी है, तो ये यहाँ पर ये क्लैश आएगा, ये इस तरीके से हुआ, ये मदर को यहाँ लिखना था, तो इस तरीके से ये उल्टा हो गया था। तो इस तरीके से ये जीनोटाइप्स सेटिस्फाई होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर फादर अफेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव है तो दोनों के दोनों एलील जो है वो स्मॉल होंगे, रिसेसिव एलील होंगे, होमोजाइगस कंडीशन होगी, तो मदर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मदर के पास दोनों के दोनों जो है, फादर के पास दोनों के दोनों जो है वो रिसेसिव है। लेकिन बच्चे को अगर रिसेसिव एलील से इफेक्ट होना है तो एक रिसेसिव एलील अपनी मदर से लेगा, एक फादर से लेगा, तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड जनरेशन देखो, अनअफेक्टेड बच्चे, अफेक्टेड चाइल्ड, अनअफेक्टेड बच्चे, सॉरी अफेक्टेड चाइल्ड है और अनअफेक्टेड पेरेंट है, सॉरी सेकेंड और थर्ड जनरेशन, सॉरी सेकेंड और थर्ड जनरेशन, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है बट अफेक्टेड चाइल्ड है, किस केस में है, अनअफेक्टेड पेरेंट, सॉरी अनअफेक्टेड पेरेंट और अफेक्टेड चाइल्ड का केस किस में है, ऑटोसोमल रिसेसिव में है। जीनोटाइप सेटिस्फाई करते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, पता है हमें ये हेटेरोजाइगस हो जाएंगे, ये हेटेरोजाइगस, ये अफेक्टेड, तो हमें डोमिनेंट एलील भी चाहिए, डोमिनेंट एलील हमारा ये पेरेंट देंगे, hence the genotypes are satisfied. So this question is autosomal recessive. So for your reference, ये आपको एक छोटी छोटी सी ट्रिक्स बता दी गई हैं। सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर भी पेडिग्री होगा बट विद अ डिफरेंट थिंग। पेडिग्री आप जब ये नोट्स खोलोगे तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पेडिग्री के हैं। आप सब लोग उन्हीं पेडिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उनके आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट इसके बाद वाला लेक्चर होगा उसमें आपको इन सभी पेडिग्री क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। So you need to solve them by yourself and recheck with the next lecture that will be posted. So the homework is complete your questions. So we have homework also this time. So you have your homework as complete the questions given. जो भी क्वेश्चंस आपको इसमें दिखने को मिल रहे हैं वो पेडिग्री के क्वेश्चंस आप सबको कंप्लीट करने हैं, एंड जो इसके बाद लेक्चर अपलोड होगा उसमें आपको उन सब के सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेडिग्री एनालिसिस। ट्रिक्स को अच्छे से सेटल डाउन करो अपने दिमाग में, उनको यूज करो ताकि आप अच्छे से समझ पाओ पेडिग्री एनालिसिस को। एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे पहले कहा था कि बहुत टाइम से प्रोबेबिलिटी और पेडिग्री मिक्स नहीं आ रहा, सो एक्सपेक्टेड है कि इस साल वही आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, वर्क हार्ड, थैंक यू सो मच।